नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार अब आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस पहले बजट से कई बड़ी घोषणाओं की भी उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और नई औद्योगिक नीति लागू करने पर विशेष ध्यान दे सकती है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। इस साल का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज कुरू राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्य, चीता ट्रेकर्स, टूरिस्ट गाइड और कुनो फील्ड टीम के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। कल राष्ट्रपति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्हें प्रोजेक्ट चीता के संबंध में वन मंडलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीआईएसएफ के नवीन मुख्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। नया मुख्यालय आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल फिरोजाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज वो सबसे पहले फिरोजाबाद पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 568 लाभार्थियों को नए घरों की चाबियां सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री यहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, जनसभा और जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के भारत को विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में राम मंदिर चढ़ावे और दान पात्र की धनराशि में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कल होगी अहम सुनवाई। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस का प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड करेंगे। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होने के बाद से ग्रीड का ये भारत का पहला दौरा। दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक हरा भरा बनाने के लक्ष्य के साथ आज से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा जनभागीदारी आधारित वृक्षारोपण अभियान है। राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ यह अभियान रिज क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों तक हरियाली का विस्तार करेगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ सहायक प्रोफेसर पदों तक या फिर पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खातीपुरा मेगा टर्मिनल में हर महीने 450 ट्रेनों की रखरखाव की सुविधा होगी और यहां वंदे भारत व अमृत भारत जैसी ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद। ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में कल रात एक निजी प्रॉन प्रोसेसिंग संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव की घटना में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि जहरीली गैस की चपेट में आने से कई अन्य कर्मचारी बीमार पड़ गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुए
अमोनिया गैस रिसाव हादसे में दो लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि तिरुवल्लुर जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है, जिसे अब पूरी दुनिया अपना रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग केवल शरीर को नहीं, विचारों को भी संतुलित करता है। संसद में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन योग हमें संवाद और संयम का मार्ग दिखाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस साल का विषय बढ़ती उम्र में योग से रहे निरोग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के सेल्फ ट्रेनिंग शिप सुदर्शनी ने अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के नॉरफॉक में अपने शानदार ट्रोल शिप पर एक योग सत्र आयोजित किया। सेल 250 कार्यक्रम के दौरान नॉरफॉक के ऐतिहासिक तट पर आयोजित विशेष योग कार्यक्रम से पता चलता है कि योग दुनिया भर में लोगों की भलाई को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। INS तरकश अपनी यात्रा के दौरान मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड के कर्मियों के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इनमें बंदरगाह और समुद्री निगरानी, समुद्री सुरक्षा और नौवहन जैसे विषय शामिल होंगे। PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को फर्जी बताया जिसमें दावा किया गया था कि नीट 2026 परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था। PIB फैक्ट चेक ने कहा कि यह दावा फर्जी है। एनटीए ने भी कहा कि पेपर लीक के आरोप वाली खबरें निराधार और झूठी हैं। एनटीए के छात्रों, अभिभावकों और आम जनता से अपील की कि वो जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और एजेंसी के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। सीबीएसई ने कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि ये परिणाम धीरे धीरे यानी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति के साथ मनाया। 5000 से ज्यादा स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 8.30 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेट, अधिकारियों, प्रशिक्षकों और एनसीसी कर्मियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित विशेष कूलिंग जोन के माध्यम से नीट यूजी के लगभग 45,000 अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इन केंद्रों पर ORS और शिकंजी जैसे पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में भारत की महिला हस्तियों पर समर्पित एनिमेटेड फिल्म भारती और वीवो का विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से लेकर दार्जिलिंग की वादियों, दीघा के समुद्री तटों और सुंदरबन के दूर दराज गांवों तक राज्य भर में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के करीब 250 स्थानों पर लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। भारत के सबसे बड़े और अहम धार्मिक आयोजनों में से एक सालाना अंबुवाची मेला आज मशहूर कामाख्या मंदिर में शुरू होने जा रहा है। असम के कामाख्या मंदिर में 4 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, तीर्थयात्री, साधु और पर्यटक शामिल होंगे। कामाख्या मंदिर 26 जून की सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद फिर से खुलेगा। इसके बाद भक्तों को मंदिर में पूजा अर्चना करने और आशीर्वाद लेने की अनुमति दी जाएगी। कश्मीर के तुलमुल्ला गांव स्थित मां खीर भवानी धाम में वार्षिक मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह पवित्र आयोजन कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था और परंपरा का प्रमुख प्रतीक माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में 27 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 जून तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। आईएमडी ने इस इलाके में 24 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया और साथ ही बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना जताई।
आरबीआई ने लीड बैंक योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य जिला स्तरीय ऋण योजना को मजबूत करना, हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना और देश भर में वित्तीय समावेशन को गहरा करना है। आरबीआई ने कहा कि उसने इस योजना की व्यापक समीक्षा की और इस साल की शुरुआत में जारी किए गए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर मिली जनता की प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। आईसीआई बैंक रिसर्च ने ब्रेंट क्रूड को लेकर अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 2026 की दूसरी छमाही में 75 से 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बना रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक रिसर्च की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में आपूर्ति में बढ़ोतरी से इसमें गिरावट का रुझान आ सकता है। टाटा मोटर्स ने माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और यात्री परिवहन क्षेत्रों में 3400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के ऑर्डर हासिल किए। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। टाटा मोटर्स ने कहा कि उन्हें मिले ऑर्डर भारत में माल ढुलाई और यात्री परिवहन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मुख्य धारा में अपनाए जाने के प्रतीक है। सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने 1600 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के आरोपों के बीच अपने कोयले की चोरी या गायब होने की बात से इनकार किया। झारखंड में जनजातीय किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से नाबार्ड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव में विभिन्न किस्मों के 100 टन से ज्यादा आम बिके। ये महोत्सव 19 जून को शुरू हुआ था और इसका कुल कारोबार 60 लाख रुपए से ज्यादा रहा। इसमें उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले आम खरीदने का मौका मिला। एशियाई विकास बैंक के निजी क्षेत्र के परिचालन के लिए भारत लगातार सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है और बैंक को उम्मीद है कि वो इस वर्ष देश के विकास लक्ष्यों के अनुरूप परियोजनाओं के लिए लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष वित्त पोषण उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन को लेकर ब्रेड बनाने वाली कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने कहा कि दोनों कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, आधिकारिक वेबसाइट और सभी डिजिटल मंचों से इन भ्रामक दावों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। शेयर बाजार में फिर से रौनक लौटती नजर आ रही है। इस सप्ताह 3 कंपनियां अपना IPO लेकर आ रही हैं, जबकि कई अन्य कंपनियां भी सार्वजनिक निर्गम की तैयारी कर रही हैं। क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी वाटरवेज लीजर टूरिज्म, जयपुर स्थित आभूषण निर्माता एडविट ज्वेल्स और सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता CSS टेक्नोलॉजीज अगले कुछ दिनों में अपना IPO लाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। आज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत में $1 प्रति बैरल की वृद्धि हुई, जिसके बाद अब ये $81.66 प्रति बैरल हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच हो रही वार्ता की मुश्किल शुरुआत के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में एब्दल को जीत मिली। चुनावी जीत पर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, अवैध अप्रवासन रोकने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की उत्सुकता जाहिर की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में ईरानी अधिकारियों के साथ अंतरिम शांति समझौते के तहत पहली प्रत्यक्ष वार्ता की। इस बातचीत का मुख्य विषय दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन की अहम शर्तों को लागू करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह को लेबनान में हिंसा फैलाने से नहीं रोकता तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत अपने प्रॉक्सी को लेबनान में अशांति फैलाने से रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर पिछले सप्ताह की तुलना में और भी अधिक कठोर कार्रवाई करेगा।
अमेरिका और ईरान के बीच एक नई राजनयिक सहमति हुई। इस सहमति के तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से तेल बेच सकेगा। पूर्व सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस ने इसे बिना शर्त आर्थिक छूट देने वाला आत्मसमर्पण करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। गर्मी के कारण फ्रांस में रेलवे के मुख्य रूटों पर 71 ट्रेनें रद्द कर दी गई, तो वहीं तापमान के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के लिए कारण फ्रांस में इमरजेंसी बैठकें बुलाई गई। इटली ने मिलान और फ्लोरेंस समेत कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जर्मनी में देशव्यापी चेतावनी जारी की गई, तो वहीं मौसम का असर वन्य जीवों पर भी पड़ा। क्यूबा की क्रांति में फिदेल कास्ट्रो के साथ लड़ने वाले और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे रामिरो वाल्देस मेंडेज का रविवार को निधन हो गया। वो 94 साल के थे। लॉस एंजल्स के बॉयल हाइट्स इलाके में एक बड़े गोदाम में आग लग गई। इससे बहुत ज्यादा धुआं निकला, जो कई दिनों से मेट्रोपॉलिटन इलाके के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को जारी रखने में मदद कर रहा है, जबकि इन हमलों को रोकने की कई बार अपील की गई। जनरल शेख नईम ने कहा कि इस क्षेत्र में ईरान और प्रतिरोधी आंदोलनों को खत्म करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने अमेरिका इजरायल गठबंधन सेनाओं द्वारा शुरू किए गए हालिया संघर्ष का जिक्र करते हुए ये बात कही। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार देर रात एक धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 94 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हो गए। कतर ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब वर्करों ने बरजान प्लांट में सुविधाओं को फिर से शुरू करने की कोशिश की। युद्ध के दौरान ईरान ने इसे निशाना बनाया था और उसके बाद से ये हफ्तों तक बंद रहा था। अमेरिका ने भारत के लिए कुल $428.2 मिलियन के 2 प्रस्तावित डिफेंस सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दी। इनमें M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर के लिए लंबे समय तक रखरखाव और AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए आगे की सहायता शामिल है। प्रस्तावित बिक्री में नए बड़े डिफेंस इक्विपमेंट के बजाय सपोर्ट सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई। लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व पर सवालों के बीच स्टारमर अपने राजनीतिक भविष्य पर विचार कर रहे हैं। लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से स्टारमर से पद छोड़ने या उनके इस्तीफे की समय सीमा घोषित करने की मांग कर चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। बेल्जियम और ईरान के बीच मैच ड्रॉ के साथ दोनों टीमों ने एक अंक हासिल किया। इस ड्रॉ के बाद ग्रुप जी में नॉकआउट दौर की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में उरुग्वे और कैप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 की रोमांचक बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच में उरुग्वे ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन कैप वर्डे ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। दोनों टीमों ने एक अंक हासिल किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। स्पेनिश खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग और फिनिशिंग का प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे। इस जीत के साथ स्पेन 4 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 20वें ओवर में हासिल किए 169 रन का लक्ष्य। भारत के लिए यशस्वी चंडी ने 3 विकेट के लिए, जबकि शेफाली वर्मा ने एक सफलता हासिल की। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 31 रन की पारी खेली। भारत ने श्रीलंका में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराने में सफलता पाई। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाज करते हुए 377 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 311 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 94 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान वैभव ने 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराने में सफलता पाई।
भारतीय महिला टीम ने यह खिताब 4 साल बाद अपने नाम किया। इसके पहले भारत ने 2022 में यह खिताब जीता था। भारत की ओर से सुनीता टोप्पो और नवनीत कौर ने एक गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग 2026-27 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। FIH हॉकी महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने FIH महिला कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। एक्स पर लिखा कि ये उल्लेखनीय उपलब्धि टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। पूरा देश इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के अपने आखिरी मुकाबले में मेजबान नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत के लिए जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने एक गोल दागे। बेहतरीन खेल दिखाने वाले कप्तान हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभय सिंह और वेलवन संथल कुमार की भारतीय जोड़ी ने एशिया युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।